हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। ये सेट का एग्ज़ाम पेपर है जो अभी 26 सितंबर को हुआ है। तो ये सेट का एग्ज़ाम पेपर है, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। और अगर आप सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मीन्स ये सेट और नेट लेवल के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये इस लेवल के सेट हो गया, नेट हो गया, इस लेवल के पेपर आपको जहाँ से भी पेपर मिलते हैं उनको आप सॉल्व ज़रूर करिए। अगर आपको याद होगा, अगर आप में से किसी ने यूपी TGT का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसके बाद उत्तराखंड में LT ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, तो यूपी TGT के 4-5 क्वेश्चंस उधर पे रिपीट हुए थे। तो ये नहीं है कि अगर ये इस स्टेट का या उस स्टेट का, आपको जहाँ से भी जिधर से भी क्वेश्चन पेपर मिलते हैं वो आप उनको सॉल्व करिए, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका होम साइंस ही है। यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और क्वेश्चन की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको जितने भी क्वेश्चन पेपर मिलते हैं आप उनको सॉल्व ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ omega-3 फैटी एसिड्स। तो हमने पढ़ा है कि जो omega-3 फैटी एसिड का जब बेस्ट सोर्स होता है, हमने इसमें फ़िश भी पढ़ा है। तो यहाँ पे जो सार्डिन है ये क्या है, फ़िश है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी की omega-3 फैटी एसिड का जो रिच सोर्स है वो हो जाएगा सार्डिन। ये महाराष्ट्र स्टेट का सेट का एग्ज़ाम पेपर है। तो आप किसी भी स्टेट से हों, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो आप सारे क्वेश्चंस देखिएगा, क्योंकि कई बार होते हैं कि क्वेश्चंस वही रिपीट होके आ जाते हैं या फिर कॉन्सेप्ट वही होता है, क्वेश्चन चेंज करके दे देते हैं। तो इससे आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे आपको उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डाइटरी फाइबर इन देयर। इनमें से कौन सी जो है वो डाइटरी फाइबर की एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है या एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मीन्स एक डाइटरी फाइबर का इनमें से एक महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो ऑप्शंस हैं, एबिलिटी टू फॉर्म एसिटिक एसिड इन द कॉलन, प्रोवाइड 5 किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ एनर्जी, ससेप्टिबिलिटी टू फर्मेंटेशन इन द कॉलन, प्रिवेंट डायरिया। तो हमने यहाँ पे पढ़ना है फाइबर, डाइटरी फाइबर, और हमने ये पढ़ रखा है कि डाइटरी फाइबर से कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है। जब न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है तो एनर्जी भी नहीं मिलेगी, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। उसके बाद प्रिवेंट डायरिया, और हमने पढ़ रखा है कि डायरिया वगैरह होता है, या डायरिया जैसे कुछ डिजीज़ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो डायरिया में हमें लो फाइबर डाइट देते हैं। तो यहाँ पे डाइटरी फाइबर की कोई ज़रूरत ही नहीं, तो ये भी कट हो गया। फिर क्या, एबिलिटी टू फॉर्म एसिटिक एसिड इन द कॉलन। अब फाइबर एसिटिक एसिड थोड़ा ना फॉर्मेशन करते हैं, ये भी गलत। तो बचा क्या, ससेप्टिबिलिटी टू फर्मेंटेशन इन द कॉलन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है कॉलन में, ये फर्मेंट करते हैं, जहाँ से ये हेल्दी बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, जिससे इंटेस्टाइनल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। तो ये जो है डाइटरी फाइबर का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ क्लासिफाइड एज कंडीशनल एसेंशियल एमिनो एसिड। हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसमें से कौन सा कंडीशनल एसेंशियल एमिनो एसिड है। तो एमिनो एसिड कौन कौन से होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड कंडीशनल एसेंशियल एमिनो एसिड। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशनल की बात करें तो वो आ जाएगा आर्जिनिन। मीन्स जो कंडीशन, कोई कंडीशन होती है, कभी रिक्वायरमेंट होती है, तब जब जो एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम बोलते हैं कंडीशनल एमिनो एसिड। और अगर आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं याद हो रहे हैं तो उसको याद करने के लिए एक वीडियो है जो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। इसमें हमने ट्रिक्स से याद करना है। हमने उसमें 2 ट्रिक के बारे में बात की है कि कैसे जो है एमिनो एसिड्स को याद करना है। तो उसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर हम बात करें कंडीशनली एसेंशियल एमिनो एसिड कौन सा है, तो वो हो जाएगा आर्जिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, एमाइलेज रिच फूड। एमाइलेज रिच फूड को हम शॉर्ट में ARF भी लिखते हैं। तो जो एमाइलेज रिच फूड होते हैं ये कौन सी प्रोसेस से प्रिपेयर किए जाते हैं, इज़ प्रिपेयर्ड बाय विच प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस से ये एमाइलेज रिच फूड जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, तो हो जाएगा माल्टिंग। जो माल्टिंग की जो प्रोसेस है, माल्टिंग मीन्स जिस भी जैसे वीट का फ्लोर बनाना है या वीट प्रोडक्ट बनाना है, तो जिस भी चीज़ का प्रोडक्ट बनाना है, वीट का प्रोडक्ट बनाना है, तो वीट को पहले सोक करेंगे वाटर में, फिर उसको ड्राई करेंगे। जब उसको सोक करने के बाद उसको ड्राई करेंगे, फिर रोस्ट करेंगे, तब उसमें जो एंजाइम है वो एमाइलेज एंजाइम
एक्टिवेट हो जाता है, जिससे माइलेज रिच फूड बोलते हैं, जो उसके जो भी फूड है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, तो ये होता है माइल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेज़रवेट्रॉल इज़ अ पॉलीफेनॉल प्रेजेंट इन। रेज़रवेट्रॉल जो है ये एक पॉलीफेनॉल है और रेज़रवेट्रॉल को हम एंटी एजिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो जो रेज़रवेट्रॉल है ये प्रेजेंट होता है ग्रेप्स में। अगर यहाँ पे ग्रेप्स दिया है, अगर यहाँ पे वाइन भी दिया होता तो ये इसका ऑप्शन हो जाता है वाइन। और हाँ, यहाँ पे ग्राउंड नट नहीं दिया है, जो ग्राउंड नट का जो छिलका होता है वो पिंक वाला छिलका, तो उस पिंक वाले छिलके में भी रेज़रवेट्रॉल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोटॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। जो माइकोटॉक्सिन्स हैं इनको कौन प्रोड्यूस करता है? पैरासाइट्स, फंजाई, प्लांट्स, वायरस। तो जो माइकोटॉक्सिन्स हैं इनको फंजाई जो होती हैं, फंगस होता है जो, वो माइकोटॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। एन इन्वेंट्री इन फूड सर्विस इनेबल्स टू। अगर हम बात करते हैं इन्वेंट्री मीन्स रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है एक, जहाँ पे हम सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं और हमें रिकॉर्ड क्या करना है? फूड सर्विस। तो फूड सर्विस में कितना फूड रॉ मटेरियल परचेज हो रहा है, कितना फूड सोल्ड आउट हो रहा है, कितना रॉ मटेरियल स्टोर में स्टोर है, तो इन सब चीज़ों को जो रिकॉर्ड रखते हैं उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। और अगर प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है, इन्वेंट्री प्रॉपर मेंटेन हो रही, तो उससे क्या होता है? हमें जो फूड बजट है उसको बनाने में हेल्प मिलती है, फूड को कंपेयर करने में हेल्प मिलती है कि कौन सा फूड जो है कौन से सीज़न में कौन सा फूड ज़्यादा किसकी डिमांड है, या जो भी मतलब जो भी फूड सर्विस में जो भी फूड से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको कंपेयर करने में, कैलकुलेट करने में हेल्प होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टू फूड्स दैट लैक्स अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज़ कॉल्ड। कोई फूड है उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो ऐड किए जा रहे हैं और जो कि वो फूड में पहले से प्रेजेंट नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल ले लो सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट में कोई न्यूट्रिएंट ऐड करना है, लाइक हमें आयोडीन ऐड कर रहे हैं जो कि सॉल्ट में पहले से प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए तो हम बोलते हैं आयोडीन फोर्टिफाइड सॉल्ट। मीन्स कोई भी न्यूट्रिएंट जो फूड में पहले से प्रेजेंट नहीं है उसको फूड में ऐड करना, उसको हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। जैसे सॉल्ट में हम आयोडीन ऐड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं आयोडीन फोर्टिफाइड सॉल्ट। तो यहाँ पे कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर हम फूड में ऐड कर रहे हैं अलग से जो कि फूड में प्रेजेंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। स्कूल फूड सर्विस इन इंडिया इज़ एम्ड टू। जो जितनी भी स्कूल में फूड सर्विस है, लाइक मिड डे मील प्रोग्राम हो गया, तो इनका मेन एम क्या है? तो इनका मेन एम ये है कि जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनको 1/3 ऑफ जो भी उनकी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट है उसका 1/3 रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कराना। और जब बच्चों को, क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल में चलता है मिड डे मील प्रोग्राम, तो वहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको अटेंडेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी ये जो है फूड सर्विस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है कि क्लासरूम हंगर को दूर करना और स्कूल में इनरोलमेंट को इम्प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट इज अगर क्या है? तो अगर जो है वो नॉन न्यूट्रिटिव कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप प्लांट से ले रहे हैं तो ये नॉन न्यूट्रिटिव कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगर सी एनिमल्स हैं या जो भी सी एनिमल्स से अगर ले रहे हैं तो वो हो सकता है उसको प्रोटीन की कैटेगरी में भी दे दें। तो इसका क्या आंसर देते हैं? ये डिपेंड करता है कि अगर इन्होंने बात की है अगर की, तो अगर ये प्लांट बेस की बात कर रहे हैं तो ये नॉन न्यूट्रिटिव कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। और वैसे सिंपली अगर हम बात करें तो अगर ये नॉन न्यूट्रिटिव कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीरम रेटिनॉल कट ऑफ वैल्यू बिलो विच विटामिन ए डिफिशियंसी इज इंडिकेटेड। अगर सीरम में रेटिनॉल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मीन्स कितना एक मिनिमम लेवल वैल्यू है, उतनी वैल्यू अगर है तो हम बोलेंगे कि विटामिन ए डेफिशिएंसी है। इन सीरम में रेटिनॉल की लोएस्ट वैल्यू क्या है, जिसको हम बोलेंगे कि विटामिन ए डेफिशिएंसी है। तो यहाँ पे हम जब भी किसी डेटा की बात करते हैं या किसी वैल्यू की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें इनके यूनिट्स बिल्कुल एग्जैक्ट हमको यूनिट याद होने चाहिए। जैसे हम आरडीए में बात करते हैं तो कैलोरी, हम एनर्जी की बात करें तो किलो कैलोरी, हम प्रोटीन की बात करें तो ग्राम्स में बात कर रहे हैं, और भी चीज़ें अगर हम नियासिन की बात कर रहे हैं तो माइक्रोग्राम में बात कर रहे हैं। तो इस टाइप से जो भी मतलब
अगर हम फोलिक एसिड की बात कर रहे हैं, सर जितने भी हम RDA से अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमें हर एक न्यूट्रिएंट की वैल्यू के साथ साथ हमको उसकी जो यूनिट है वो याद होनी चाहिए। इस तरह जहाँ भी आपको डेटा मिलता है या वैल्यूज़ मिलती हैं, उनकी यूनिट आप बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि कई बार यूनिट चेंज करने से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कितना वैल्यू, कट ऑफ वैल्यू होनी चाहिए जो इंडिकेट करती है कि विटामिन ए डेफिशिएंसी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि 0.07 माइक्रोग्राम मोल पर लीटर से अगर कम है रेटिनॉल की वैल्यू, तो ये इंडिकेट करेगी कि विटामिन ए डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ क्लिनिकल अप्रोच टू प्रिवेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इनमें से कौन सा क्लिनिकल अप्रोच है जो आयरन से डिफिशिएंसी एनीमिया है, मीन्स एनीमिया जो आयरन की कमी से हुई है उसको जो है फुलफ़िल कर सके या उसकी डेफिशिएंसी को कम किया जा सके या प्रिवेंट किया जा सके। तो अगर यहाँ पे हमने बात की क्लिनिकल अप्रोच, वो भी आयरन डेफिशिएंसी, तो आयरन सप्लीमेंटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द क्रिटिकल पीरियड। कौन से पीरियड को क्रिटिकल पीरियड आइडेंटिफाई किया गया है? तो ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट 1000 डे ऑफ लाइफ, फर्स्ट 3 years आफ्टर बर्थ, अंडर 5 year, फर्स्ट 1200 डेज ऑफ लाइफ। यहाँ पे अगर हम बात करें क्रिटिकल पीरियड की, तो जो फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ हैं, और ये 1000 डेज कहाँ से हैं, ये कंसेप्शन से लेके, जब कंसेप्शन होता है, कंसेप्शन से लेके 1000 दिन तक की जो लाइफ है उसको क्रिटिकल पीरियड बताया है। तो इसको ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज इरोजेनिक एड। इरोजेनिक एड क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस या ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो एनर्जी इम्प्रूव करने के लिए, स्टेमिना इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे जो एथलीट होते हैं वो एरोजेनिक एड लेते हैं जिससे उनको स्टेमिना इम्प्रूव हो, तो ये ब्रांच चेन एमिनो एसिड में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस मेजर सबक्यूटेनियस फैट। देन आता है NIDDCP इज़। NIDDCP इज़ क्या है? यह है नेशनल आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। NIDDCP इज़ नेशनल आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17, डैमेज टू लीवर सेल्स लीड्स टू इंक्रीज इन। अगर लीवर सेल में डैमेज हो रहा है तो वो क्या इंक्रीज़ करते हैं? तो वो बिलिरुबिन यहाँ से इंक्रीज़ करेगा। अगर लीवर सेल में डैमेज हो रहा है, लीवर सेल जो है वो ख़राब हो रही हैं, उनमें कुछ डैमेज हो रहा है, तो वहाँ से क्या होगा, बिलिरुबिन का जो अमाउंट है या बिलिरुबिन का जो लेवल है वो बढ़ेगा। वेरी लो रेसिड्यू डाइट इज़ गिवन इन। यहाँ पे देखो लो रेसिड्यू मीन्स, लो रेसिड्यू का मीनिंग क्या होता है? लो फाइबर डाइट मीन्स ऐसी डाइट जिसमें फाइबर का अमाउंट जो है वो कम हो। तो लो रेसिड्यू डाइट किसको दी जाती है? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही, अभी सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन था, हमने उस पर ही डिस्कस किया था कि डायरिया में हम हाई फाइबर डाइट नहीं देते हैं। अगर हम हाई फाइबर डाइट नहीं देते हैं तो सिंपल सी बात है हम लो फाइबर डाइट देंगे, तो डायरिया में लो फाइबर डाइट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ वीव कैरेक्टराइज्ड बाय डायगोनल लाइन ऑन इट्स सरफेस। मीन्स कोई फैब्रिक है, ये उसकी सरफेस पे जो वीव्स हैं वो ऐसे डायगोनल लाइन में दिख रही है, तो ये कौन सी वीव होगी? तो ये होती है ट्विल वीव। ट्विल वीव का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो डायगोनल लाइंस होती हैं उनमें। एन इनहेरेंटली फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल मीन्स ऐसा फैब्रिक, ऐसा मटेरियल जो अग्निरोधक हो, जो उसमें फायर जल्दी से उसमें फायर ना लगे और फायर से उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो होता है नोमेक्स। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नोमेक्स जो है वो इनहेरेंटली फ्लेम रिटार्डेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द प्रोसेस ऑफ मैटिंग वूल फाइबर्स टुगेदर बाय हीट स्टीम एंड प्रेशर टू फॉर्म फैब्रिक। मीन्स बहुत सारे वूल फाइबर्स हैं, उन पे प्रेशर और हीट लगा के उनको फैब्रिक बनाया जा रहा है। मीन्स इसमें वीविंग या निटिंग प्रोसेस नहीं हो रही है, तो इस टाइप के फैब्रिक को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फेल्टिंग। जब फाइबर्स को डायरेक्ट हीट और प्रेशर से फैब्रिक बनाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं फेल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज़ अ फिनिशिंग प्रोसेस फॉर फैब्रिक दैट प्रोड्यूस अ शाइनी स्मूथ सरफेस बाय पासिंग द क्लॉथ थ्रू हीटेड सिलेंडर। जो हीटेड सिलेंडर हैं उनके थ्रू फैब्रिक को पास करके उनको शाइनी अपीयरेंस देते हैं, उसकी सरफेस को स्मूथ बनाते हैं। मीन्स फैब्रिक जो कपड़ा है उसको स्मूथ और शाइन बनाने के लिए जो उसमें फिनिशिंग प्रोसेस की जाती है,
थ्रू हीटेड सिलेंडर मीन्स जो गरम गरम बड़े बड़े रोलर्स हैं, सिलेंडर्स हैं, उनके बीच से कपड़े को पास करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कैलेंडरिंग। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, HT/HP, तो ये डाइंग प्रोसेस है, मीन्स डाई करने की प्रोसेस है। और अगर आप HT और HP के बारे में पढ़ेंगे तो ये डाइंग प्रोसेस पॉलिएस्टर और कॉटन दोनों के लिए यूज़ होती है। बट अगर हम यहाँ पे हम बेसिक बात करें कि ज़्यादा किसके लिए यूज़ होती है, तो ज़्यादा यूज़ होती है पॉलिएस्टर के लिए। तो HT/HP जो प्रोसेस है पहले यूज़ होती है पॉलिएस्टर के लिए, और बाद में कॉटन भी सही है, कॉटन के लिए भी यूज़ होती है, मेनली पॉलिएस्टर के लिए यूज़ होती है। और आप देखिए फिर ये कि जो ऑफिशियल आंसर की आती है उसमें पॉलिएस्टर सही करते हैं या कॉटन सही करते हैं, क्योंकि पॉलिएस्टर कॉटन दोनों सही हैं, बट प्राइमरली पहले पॉलिएस्टर के लिए यूज़ की जाती है, बाद में कॉटन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वुवन फैब्रिक फ्रॉम महाराष्ट्र इन ब्राइट कलर एंड कंट्रास्टिंग बॉर्डर मेनली यूज टू मेक साड़ी ब्लाउज इज, ये खान साड़ीज़ होती हैं, खंड साड़ीज़। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल टू रीगेन इट्स शेप एंड वॉल्यूम आफ्टर बीइंग कंप्रेस्ड और ट्विस्टेड इज नोन एज, मीन्स कोई फैब्रिक है उसको ट्विस्ट कर दिया, कंप्रेस कर दिया, उसकी शेप को ख़राब कर दिया, उसके बाद उसको छोड़ दिया, फिर वो नेचुरल अपनी वापस शेप में आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेजिलेंसी। मीन्स कोई कपड़ा है, जैसे हम सिंपल सा एक एग्जांपल देखते हैं, जो वूल के जो कपड़े होते हैं जब ठंडियाँ ख़त्म होती हैं तो उनको फोल्ड करके रख देते हैं, जब उनको निकालो, जब नेक्स्ट ठंडी स्टार्ट होती है उनको निकालो तो उनमें क्रीज जैसी बन जाती है। बट अगर उनको हैंग करके या थोड़ी देर ऐसे बाहर उनको हैंग कर दो तो वो क्रीज अपने आप सही हो जाती है। तो ये होती है रेजिलेंसी, मीन्स वापस अपनी शेप में आना, उसको हम बोलते हैं रेजिलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फेनोमेना वेयर 2 color sample appears match under one light source no longer match when viewed under a different light source। लाइक 2 सैम्पल हैं, एक कलर के हैं, उनको एक लाइट के अंदर देख रहे हैं तो एक जैसे दिख रहे हैं, अलग अलग लाइट के अंदर देख रहे हैं तो अलग अलग दिख रहे हैं, तो इसको कहते हैं मेटामेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ डिज़ाइन टेक्निक दैट एलिमिनेट टेक्सटाइल वेस्ट एट डिज़ाइन स्टेज इज, वो होता है कि जब टेक्सटाइल डिज़ाइन का काम हो रहा है वहाँ पे जो टेक्सटाइल वेस्ट मटेरियल हो रहा है उनको साथ में एलिमिनेट करते जाना, हटाते जाना, तो ये होता है सस्टेनेबल डिज़ाइन। बाकी प्रिंट डिज़ाइन, क्लासिक डिज़ाइन, हिस्टोरिक डिज़ाइन, ये सभी इंटीरियर डेकोरेशन के एग्जाम्पल हैं, ये हो जाएगा सस्टेनेबल डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेंथ इज मेजर्ड फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द शोल्डर टू द वेस्ट लाइन, शोल्डर के हाईएस्ट पॉइंट से वेस्ट लाइन तक की जो लेंथ मेज़र करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो ये इसमें 2 टर्म आते हैं, एक तो सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक। तो यहाँ पे सेंटर फ्रंट तो दिया नहीं है, बैक दिया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सेंटर बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अटैचमेंट यूज टू फीड द फैब्रिक फॉरवर्ड ऑन स्विंग मशीन। तो सिलाई मशीन है, उस पर जब कपड़ा सिलते हैं तो कपड़े को आगे बढ़ाने का काम कौन अटैचमेंट करता है? कौन सा टूल है जो कपड़े को आगे बढ़ाने का काम करता है? तो वो होता है फीड डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ डिज़ाइन इज कंपोज्ड ऑफ लाइन, कलर, फॉर्म एंड शेप। मीन्स ऐसी कौन सी डिज़ाइन है जिसमें लाइन, कलर, फॉर्म और शेप होते हैं? तो ये होती हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन जो होती हैं, जो बेसिक सिंपल डिज़ाइन है कपड़े की, मीन्स जो बेसिक लेआउट है कपड़े की, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। अगर उस पर कुछ एम्फेसाइज कर देते हैं, डेकोरेशन कर देते हैं, उस पर एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं, तो उसको हम डेकोरेटिव डिज़ाइन बोलते हैं। बट एक लाइक अगर ये टी शर्ट है तो ये टी शर्ट के लिए, ये टी शर्ट है तो ये इसका सिंपल डिज़ाइन है टी शर्ट का। अगर इस पर यहीं पे कुछ प्रिंट कर दिया, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी कर दी या कुछ और एम्बेलिशमेंट कर दिया, तब ये डेकोरेटिव डिज़ाइन हो जाएंगी। बट जो सिंपल बेसिक आउटलाइन होता है कपड़े का, जो भी ड्रेस है उसका, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ अ स्टाइल विच हैज़ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इन द फैशन साइकिल। ऐसे कौन से स्टाइल हैं जो, उन ऐसे स्टाइल को क्या बोलते हैं जो फैशन साइकिल में बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं? तो उनको हम बोलते हैं क्लासिक। से बोलते हैं ना कि क्लासिक ड्रेस है, बिल्कुल क्लासिक सॉन्ग है, मीन्स 90s के सॉन्ग है, अभी तक सबको पसंद है, उनको बोलते हैं क्लासिक सॉन्ग। इसी टाइप से ऐसी कोई डिज़ाइन या ऐसी कोई स्टाइल जो बहुत टाइम से चलती आ रही है और उसको सब लोग पसंद करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लासिक डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज़ अ मैथड ऑफ डेवलपिंग अ पैटर्न फ्रॉम बॉडी मेजरमेंट। इसमें कौन सा मेथड, अगर कोई ड्रेस फॉर्म तैयार करना है, ड्रेस तैयार करना है, तो बॉडी से मेज़रमेंट ले रहे हैं, उसके बाद पैटर्न को डेवलप कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग। और यही अगर हम
जो डमी है, डमी के ऊपर फैब्रिक को ड्रेप करके वहीं से डायरेक्ट उस पर हम मेज़रमेंट ले रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ड्रेप करना। तो ड्रेपिंग जो है ये 3D टेक्निक होती है, इसमें हम बोलेंगे ड्रेपिंग जो है 3D पैटर्न है। और अगर हम ड्राफ्टिंग की बात करें तो ये 2D पैटर्न है। ड्रेप मीन्स डायरेक्ट डमी पे ड्रेप करके वहाँ से मेज़रमेंट लेना, और ड्राफ्टिंग मीन्स मेज़रमेंट बॉडी से मेज़रमेंट लेना फिर उसको पेपर पे या फैब्रिक पे ट्रांसफ़र करना, उसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज़ द फैशन टर्म यूज्ड फॉर कस्टमाइज्ड क्लॉथिंग। कस्टमाइज्ड क्लॉथिंग के लिए जो फैशन टर्म यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं कटोर। और ये कस्टमाइज्ड क्लॉथिंग मीन्स जो हम जैसे अभी मिंत्रा वगैरह पे देखो, उसमें आप चूज़ करते हो कि आपको स्मॉल साइज़ लेना है, मीडियम साइज़ लेना है, उसके बाद आपको स्लीव्स कैसी चाहिए, आपको पैटर्न कैसा चाहिए, आप बिल्कुल अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उसमें आप स्पेसिफिकेशन दे देते हो, मीन्स ये हो गया कस्टमाइज्ड। तो ये उसको बोलते हैं कटोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज़ अ रिंकल्ड अपीयरेंस अलॉन्ग द सीम। अगर ये कोई फैब्रिक है, उसकी ड्रेस बनाई और उसको यहाँ से सिलाई किया, तो ये है एक्स्ट्रा सीम, तो यहाँ पे आ गया अपीयरेंस, रिंकल अपीयरेंस आने लगा, तो उसको हम बोलते हैं पकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको फ्रेंडली इफेक्टिव ब्लीच इज़। इको फ्रेंडली इफेक्टिव ब्लीच कौन सी है? तो हमने पढ़ा है कि जो क्लोरीन ब्लीच होती है ये हार्मफुल होती है नेचर के लिए भी, तो जहाँ जहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन ब्लीच है तो ऐसा ही कट गया। उसके बाद हाइपोक्लोराइट, यहाँ पे भी क्लोरीन है, ये भी कट हो गया। हमने बात की है इको फ्रेंडली और इफेक्टिव ब्लीच, तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है जो इको फ्रेंडली और इफेक्टिव ब्लीच होती है ये। इन 20th सेंचुरी फैशन थ्योरी वॉज फॉलोड। 20th सेंचुरी में कौन सी फैशन थ्योरी जो है वो फॉलो की जा रही थी? तो 20th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी 1963 में, 1963 के अबाउट पे ये ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी मीन्स 20th सेंचुरी में ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी जो है ये फैशन साइकिल की थ्योरी जो है ये ज़्यादा फॉलो की जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसाइज। मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट मीन्स फिजिकल कॉन्सेप्ट, मीन्स जो भौतिक चीज़ें हैं, अब भौतिक चीज़ों से लेकर कॉन्सेप्ट है तो वो बेनिफिट किसको मिलेगा? बेनिफिट भी फिजिकल जो मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट होंगे उनको मिलेगा, तो ये हो जाएगा फिजिकल बेनिफिट्स। क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट होते हैं, मटेरियलिस्टिक को हम फिजिकल थिंग्स भी बोलते हैं, तो मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है वो एम्फेसाइज करेगा फिजिकल बेनिफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ डिवाइडिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ एंड असेसिंग देम टू इन्वॉल्व इज। जहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको स्किल के अकॉर्डिंग उनको ब्रेक करना, फिर जो जिसमें स्पेसिफिक जिसके पास स्किल है उसके अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, डेलीगेट करना, तो इसको क्या कहते हैं? जो होता है ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सिस्टम अप्रोच मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस सिस्टम हैविंग। अगर हम बात करें मैनेजमेंट सिस्टम की तो उसमें क्या होता है? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। नेक्स्ट, पीरियड ड्यूरिंग विच पाइल अप ऑन ईच अदर टू सर्टेन टाइम इज कॉल्ड। मीन्स ऐसा टाइम जहाँ पे कुछ एक सर्टेन टाइम पे कई सारी एक्टिविटीज़ पाइल अप होती हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ एक साथ हो रही हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? तो वहाँ पे हो जाता है पीक लोड। मीन्स एक कोई ये यहाँ पे ये मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग में लाइक पेरेंट्स वर्किंग है, चाइल्ड भी जो बच्चे हैं वो भी, इनको भी स्कूल जाना है, तो यहाँ पे क्या है? बच्चे के लिए टिफ़िन बनाना है, और पेरेंट्स वर्किंग है उनके लिए भी टिफ़िन बनाना है, हर जो भी बाहर जा रहे हैं उनके लिए टिफ़िन बनाना है, ब्रेकफास्ट तैयार करना है। तो मॉर्निंग में ये बहुत सारा एकदम से पीक लोड बढ़ गया। ये सबको अगर मॉर्निंग में 9 AM में निकलना है और 9 AM में सबको ब्रेकफास्ट भी चाहिए, टिफ़िन भी चाहिए, तो यहाँ पे हो गया कई सारी एक्टिविटीज़ हो गई, तो ये हो जाता है पीक लोड, इसको बोलते हैं पीक लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दोज रिसोर्सेज दैट आर इंस्ट्रूमेंटल ट्रेट और क्वालिटेटिव विद इन पीपल आर टर्म्ड एज। मीन्स ऐसी क्वालिटीज़ जो पीपल के अंदर प्रेजेंट है, पीपल में प्रेजेंट हैं, इंस्ट्रूमेंटल ट्रेट्स हैं, उनको क्या हम बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। जो मानवीय संसाधन मीन्स जो ह्यूमन में खुद में ही प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फैमिली इनकम मीन्स। फैमिली की इनकम का क्या हम करते हैं कि जो भी हमारे फैमिली में गोल्स हैं, जो फैमिली सर्विसेज हैं, और जो फैमिली के जो पर्सन हैं वो उनके गोल्स हैं जो फुलफिल हो, सेटिस्फैक्शन हो, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टेक्निक ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी। जो टेक्निक है टाइम और मोशन स्टडी की, जो इन्वॉल्व करता है स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड्स यूज इन डूइंग टास्क। मीन्स कोई भी काम है उसमें स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है,
तो ये कौन सा टेक्निक हो जाएगा? ऑप्शन है पाथवे चार्ट, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, फ्लो चार्ट। जहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है फ्लो चार्ट। अगर यहीं पे हम बात करते हैं कि बोथ हैंड का मूवमेंट, दोनों हाथों का मूवमेंट दिखाना था, तो ये हो जाता है ऑपरेशनल चार्ट। पाथवे की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पे स्ट्रिंग और पिन मेथड, पिन एंड थ्रेड मेथड जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे आ जाता है पाथवे चार्ट। बट यहाँ पे बात की गई है स्टेप बाय स्टेप, तो हो जाएगा फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द हेल्पफुल गाइड्स गिवन इन प्रोडक्ट्स अबाउट इट्स यूजेस, केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ मिस यूज इज कॉल्ड। कोई आपने कोई क्लॉथ खरीदा, कोई कपड़ा लिया आपने, वहाँ पे आपको उसके दिया हुआ है उस प्रोडक्ट के बारे में, उसको यूज़ कैसे करना है, उसमें केयर क्या करनी है, उसके कैसे वॉशिंग क्राइटेरिया क्या है, तो ये सब किस पे दिया होता है? एक लेबल लगा होता है, लेबल पे दिया होता है। तो ये लेबल जो होते हैं इनमें जो भी केयर एंड प्रिवेंशन और मिस यूज़ नहीं करना है, प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में दिया होता है, वो होता है लेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन कंजम्पशन कैन बी मेजर्ड विद। अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन के कंजम्पशन की, तो उसको कैसे मेज़र किया जा सकता है? ऑप्शंस क्या हैं? ट्रेडमिल, साइकिल एर्गोमीटर, स्टेप स्टूड एंड डगलस बॉक्स। तो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन कंजम्पशन की, तो आप इसमें है डगलस बॉक्स, डगलस बैग जो होता है, यहाँ से हम मेज़र करते हैं ऑक्सीजन कंजम्पशन। और करते कैसे हैं? ये एक बैग होता है, इसमें ऑक्सीजन फिलअप होती है और इसमें से एक पाइप जैसा होता है, वो मास्क वो पर्सन के मुंह पे लगा दिया जाता है मास्क टाइप में। और उसके बाद जो भी पर्सन है उसको हैवी एक्टिविटी करने को बोला जाता है। जैसे जैसे वो एक्टिविटी करता है वैसे ही ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है वहाँ, और तब यहाँ से मेज़र करते हैं कि कैसे एक्टिविटी से, अगर हाई एक्टिविटी हो रही है तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, और लो एक्टिविटी है तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन जो है कम है। तो ऑक्सीजन के कंजम्पशन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आता है डगलस बैग। तो हम डगलस बैग यूज़ करते हैं ऑक्सीजन के कंजम्पशन के लिए। और जब हम एक टर्म और यूज़ करते हैं कैलोरी मेज़रमेंट के लिए, हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैलोरी मेज़रमेंट अगर हम करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। तो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और जिसने भी एमएच का एग्ज़ाम, ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है ये सेट का, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द वैल्यू ऑफ कलर कैन बी चेंज बाय। अगर हम बात करें हैं कलर की वैल्यू को चेंज करने की, तो वैल्यू क्या होती है? लाइटनेस और डार्कनेस। हमने पढ़ा है ना वैल्यू में टिंट और शेड्स। जब हम वाइट ऐड करते हैं तो टिंट होता है, हम ब्लैक ऐड करते हैं तो शेड होता है। चेंज तो यहाँ पे कलर की वैल्यू हो रही है, तो ऑप्शन में हमें सिर्फ क्या मिल रहा है? एडिंग वाइट। मीन्स जब किसी भी कलर में हम वाइट ऐड करेंगे तो वहाँ से टिंट बनता जाएगा और कलर की जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। तो अगर कलर के बारे में आपको प्रॉपर सारे कलर स्कीम्स के बारे में पढ़ना है तो उसका पूरा वीडियो है जिसमें हमने एक एक कलर स्कीम के बारे में डिस्कस किया है। तो उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सारे कलर स्कीम्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और हमने इसमें डिस्कस किया है कि कैसे कलर व्हील को बनाते हैं। अगर आपको कलर व्हील बनाना आ जाता है तो बहुत सिंपल है, आपको कलर स्कीम आराम से याद हो जाएंगी, फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस द बैलेंस अचीव्ड इज कॉल्ड। लाइक ये एक्सिस है, यहाँ पे दोनों साइड पे इक्वल डिस्टेंस पे सेम ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है फॉर्मल बैलेंस। यहाँ पे यही बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं, रखे गए हैं, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मल बैलेंस हो जाएगा। अगर यही बोला गया होता कि एक बड़ा फ्रेम हमने यूज़ किया, उसके बाद एक छोटा यूज़ किया, उसके बाद फिर और छोटा, तो ये क्या है? ये हो जाएगा इनफॉर्मल बैलेंस। मीन्स जो सेंटर है, सेंटर के दोनों साइड अगर सेम ऑब्जेक्ट रखा है, सेम डिस्टेंस पे रखा है, तो ये होता है फॉर्मल बैलेंस। इनफॉर्मल में मीन्स जो सेंटर है, दोनों साइड जो ऑब्जेक्ट रखे हैं वो अलग अलग हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्रूटमेंट पॉलिसी यूजुअली हाईलाइट करते हैं द नीड फॉर एस्टैब्लिशमेंट। अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट है उसने रिक्रूटमेंट पॉलिसी निकाली है तो वहाँ पे वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या हाईलाइट करती हैं? तो जो वो चीज़ हाईलाइट करती हैं वो होता है उनका जॉब स्पेसिफिकेशन। मीन्स उन्होंने जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी दी है, उन्होंने जो रिक्रूटमेंट वैकेंसी दी है,
उस जॉब का स्पेसिफिकेशन क्या है, उस चीज़ को ये लोग जब ये एस्टेब्लिशमेंट है ये हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल ओरिएंटेशन ऑफ किचन इज, किचन का आइडियल ओरिएंटेशन क्या होता है? तो जो किचन का जो आइडियल ओरिएंटेशन है वो है ईस्ट। ईस्ट इज़ द बेस्ट डायरेक्शन फॉर द किचन। तो किचन के अगर हम आइडियल ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो ये हो जाता है ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? यहाँ पे बात की है कि क्रॉस वेंटिलेशन कैन बी अचीव्ड बाय, जो क्रॉस वेंटिलेशन है उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। अब वेंटिलेशन में हमने क्या बात की है कि प्लेसमेंट ऑफ ओपनिंग ऑन अपोजिट वॉल, हैविंग लॉट्स ऑफ विंडोज़, यूजिंग सीलिंग फैंस, यूजिंग एग्जॉस्टेड हुड। तो जब हम बात यहाँ पे सिंपल से क्रॉस वेंटिलेशन, क्रॉस मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, तो जब ओपनिंग्स जो हैं अगर एक वॉल पे डोर है तो उसके जस्ट अपोजिट वॉल पे विंडो होगी, तो वो जो वेंटिलेशन होगा वो बेस्ट क्रॉस वेंटिलेशन होगा। तो प्लेसमेंट ऑफ ओपनिंग्स ऑन अपोजिट वॉल इज बेस्ट क्रॉस वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट सिलेक्शन ऑफ रियल वुड पैटर्न फॉर अ डिज़ाइन प्रोजेक्ट कुड बी अटेन्ड बाय द यूज ऑफ, तो ये हो जाता है वेनीर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूल प्रोवाइडेड टू द वर्कर आर कंफर्टेबल टू वर्क विद व्हेन, जो टूल वर्कर को प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो वर्कर जब उन टूल के साथ काम करेंगे तो वो कंफर्टेबल, उनको कैसे कंफर्टेबली वो काम करेंगे। ऑप्शंस क्या हैं? टूल इज़ डिज़ाइन फॉर राइट हैंड वर्कर, टूल इज़ हैवी, पोजीशन ऑफ द हैंडल इज़ कन्वीनियंट टू यूज़, टूल हैज़ शार्प एजेस। तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो मीन्स मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि पोजीशन ऑफ हैंडल इज़ कन्वीनियंट टू यूज़, क्योंकि अगर यहाँ पे राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि जब भी कोई टूल बनता है तो उसमें ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि राइट हैंड एंड लेफ्ट है। और यहाँ पे बात की गई है कंफर्टेबल वर्क की, तो कंफर्टेबली वर्क कोई अगर टूल हम यूज़ कर रहे हैं वो अगर हमारे हाइट के अकॉर्डिंग सुटेबल है, उसको हम कैसे हैंडल करना है, तो वो सुटेबिलिटी है, तो वो कंफर्ट होता है। तो ऑफिशियल आंसर की में इसका क्या आंसर आता है देखते हैं। वैसे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53। एंथ्रोपोमेट्री इज़ अ फंडामेंटल ब्रांच ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोमेट्री दैट मेजर्स, हमने बात की है एंथ्रोपोमेट्री की। एंथ्रोपोमेट्री में हमने क्या पढ़ा है? हाइट एंड वेट, वेस्ट सर्कम्फरेंस। तो यहाँ पे क्या है? हाइट, तो ये आ जाएगा। एंथ्रोपोमेट्री में हम हाइट मेज़र करते हैं, वेट मेज़र करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूट्रल पोस्चर आर पोस्चर वेयर, न्यूट्रल पोस्चर्स ऐसे पोस्चर जहाँ पे बॉडी के किसी भी मीन्स किसी एक लिम्ब पे, या हम बोल सकते हैं किसी एक पार्ट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना जाए, या फिर किसी एक, जब हम न्यूट्रल पोस्चर की बात करते हैं तो मीन्स बॉडी जो है वो अलाइंड हो और पूरी बॉडी का जो वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, किसी एक पार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिया इज़ इन हर 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, विच प्रीनेटल स्टेज सी इज़ इन एट प्रेजेंट। 5th वीक मीन्स एक मंथ में कितने वीक होते हैं? 4 वीक्स। तो हमने क्या पढ़ा है? ओवम, एम्ब्रियो, फीटस। ओवम में हमने क्या पढ़ा है? 0 to 2 वीक, एम्ब्रियो में 2 to 8 वीक। तो 2 से 8 वीक के बीच में आता है कौन सा? एम्ब्रियोनिक पीरियड। यहाँ पे बात की गई है 5th वीक की, तो क्या हो जाएगा? एम्ब्रियोनिक पीरियड, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? तो देखते हैं। डेवलपमेंट इज़ अ पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगिन्स एट कंसेप्शन। डेवलपमेंट जो है वो ऐसा पैटर्न है, ऐसा चेंज है जो कंसेप्शन के साथ स्टार्ट हो जाता है, तो ये सही है। डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस थ्रू द लाइफ स्पैन, तो ये भी सही है कि जब डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट ऑप्शन है द डिफरेंस डोमेन ऑफ डेवलपमेंट आर इंटरवुमेन एंड इंटर रिलेटेड, और डेवलपमेंट के जो जितने भी डोमेन हैं वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, ये भी सही है। तो हमें बताना है इसमें कौन सा ट्रू नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी फर्स्ट पॉइंट में ही हमने पढ़ा कि कंसेप्शन से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे दिया है बर्थ, तो ये कंसेप्शन से, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे रीजन दैट बिफोर द इंडिविजुअल कैन ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट एक्सपीरियंस दे मस्ट फर्स्ट, बताया पियाजे ने कहा है कि जो भी पर्सन कोई जो एक्सपीरियंस गेन करता है या चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है तो उसके पहले उसको क्या करना चाहिए? उसको उसके लिए स्कीम क्रिएट करनी चाहिए, क्रिएट स्कीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन वाइगोस्टिकी इंटरेक्टिव अप्रोच गाइड टीचर सेट द चाइल्ड्स अटेंशन, डेमोन्स्ट्रेट द स्किल एंड स्ट्रक्चर द इंटरेक्शन टू हेल्प द चाइल्ड लर्न। वाइगोस्टिकी की थ्योरी में बताया है कि जो चाइल्ड है
उसको लर्न करने में, स्किल को सीखने में जो गाइड है, टीचर है, ये चिल्ड्रन को हेल्प करते हैं। तो वाइगोत्स्की की अगर थ्योरी की हम बात करें तो वाइगोत्स्की की थ्योरी में हम 2 टर्म्स पढ़ते हैं, एक तो स्कैफोल्डिंग, दूसरा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट, ZPD। तो ZPD तो यहाँ पे है नहीं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट, तो ये हो जाएगा स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंक्रीजिंग लिमिटेशंस इन मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन एंड डिक्लाइनिंग स्ट्रेंथ मसल इज़ इनएक्टिव। मीन्स जो मसल की जो मूवमेंट हैं, लिमिटेशंस, वो मूवमेंट कम होता जा रहा है और उसके बाद जो मसल की स्ट्रेंथ है वो भी कम होती जा रही है। तो ये क्या होता है, जहाँ पे मसल्स डिस्ट्रॉफी मीन्स मसल्स का वेस्टिंग जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे मसल्स की प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, मसल्स कम होते जा रहे हैं, तब जब मसल डिस्ट्रॉफी होगी, मसल वेस्टिंग होगी, तो मसल की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होती जाएगी और उनके जो मूव करने की लिमिटेशंस हैं वो भी कम हो जाएगी। तो मसल डिस्ट्रॉफी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इम्पॉर्टेंट डेली लिविंग स्किल फॉर अ हाई स्कूल स्टूडेंट विच एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे इसका, क्योंकि ये टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है और इनके आंसर जो है वो वेरी करते हैं, तो इसका आंसर हम देखते हैं, जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें इसका आंसर क्या देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली 3 स्टेट पब्लिश द प्लान ऑफ चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट 2000। सिर्फ 3 ही ऐसे स्टेट हैं जिनने चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट मीन्स जो बाल श्रम से लेकर जो है बाल श्रम को प्रतिबंध किया है, चाइल्ड लेबर पे उन्होंने एक्ट को लागू किया है। तो ऐसे 3 स्टेट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, तो वो हैं पंजाब, हरियाणा एंड महाराष्ट्र। पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र ऐसे 3 स्टेट हैं जो चाइल्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट पे जो उन्होंने काम करते हैं। इनफैचुएशन क्या है, इनफैचुएशन मीन्स इंटीमेसी है बट नो पैशन और कमिटमेंट, और कोई कमिटमेंट या कोई पैशन नहीं है, इसको बोलते हैं इनफैचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्रीम मेंशन रिलेशनशिप एंड ऑक्यूपेशनल डिसीजंस आर द टास्क ऑफ। तो अगर हम बात करें एरिक एरिक्सन की साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी जो है, तो उसमें ही एरिक एरिक्सन ने बात की है कि जो ड्रीम्स हैं, रिलेशनशिप आता है, उसके बाद कैरियर सेटिंग आते हैं, गोल्स आते हैं, ऑक्यूपेशन को लेकर डिसीजन लेना, तो ये सब आते हैं अर्ली एडल्टहुड में, मींस एट द एज ऑफ 90 से 25 की जो एज है, ये इन्होंने एरिक एरिक्सन की स्टेज में बताया है ये, अगर किसी, तो ये हो जाएगा अर्ली एडल्टहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मैरिज प्रेफरेंस रूल इन विच विडो मैरी हर डिसीज्ड हस्बैंड ब्रदर इज कॉल्ड। मीन्स कोई मैरिड वुमेन थी, उसके हस्बैंड की डेथ के बाद उसकी शादी उसके भाई से कर दी जाती है, तो ये क्या है, ये होता है लेवरेट मैरिज। नेक्स्ट है, अ मैरिज इन विच देयर इज़ 1 वाइफ बट 2 और मोर हस्बैंड। मीन्स ऐसी मैरिज जहाँ पे वाइफ एक है बट 2 और मोर हस्बैंड है, उसको हम बोलते हैं पॉलीएंड्री। जहाँ पे हस्बैंड एक होता है और वाइफ 2 और मोर वाइफ्स होती हैं, वो होता है पॉलीगैमी। नेक्स्ट है, भारत एंड गीता आर अनमैरिड। भारत और गीता जो है अनमैरिड हैं, उनके कोई बच्चे नहीं हैं बट वो एक साथ रहते हैं, तो ये क्या होता है, ये होता है कोहैबिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्टेज टू मास्टर जेंडर कंसिस्टेंसी। अगर जेंडर कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है जेंडर लेबलिंग, जेंडर स्टेबिलिटी एंड जेंडर कंसिस्टेंसी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ असेसमेंट फॉर प्लानिंग कैरियर फॉर प्री टीन्स वुड लाइकली टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कैरियर की, प्री टीन्स की, तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे इस पे इंटरेस्ट इन्वेंटरीज पे, जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कैरियर को परस्यू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच 3 इंडिकेटर्स आर करेंटली यूज्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन से 3 जो पैरामीटर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, तो एक तो रियल जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एजुकेशनल अटेनमेंट, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 70, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कम इनटू फोर्स। देखो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को डीवी एक्ट भी कहीं कहीं पे शॉर्ट में लिख देते हैं, या फिर कहीं कहीं पे ये भी लिखा होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर है 2005 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अप्रोच फोकसेस ऑन इंटरवेंशन एफर्ट्स पर्टेनिंग टू फैमिली मेम्बर्स एंड सोशल नेटवर्क फैमिली। यहाँ पे बात की गई कि एक तो फैमिली के मेम्बर्स का रिलेशनशिप, उसके बाद बाहर उनका सोसाइटी के साथ
कैसा रिलेशनशिप है, तो ये हो जाएगा फैमिली सिस्टम अप्रोच। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं फैमिली स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर मीन्स विद इन फैमिली कैसा रिलेशनशिप है, तब आ जाता है स्ट्रक्चर। यहाँ पे फैमिली मेम्बर और सोशल नेटवर्क दोनों फैक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा फैमिली सिस्टम अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें दिया गया है कि इनमें जो भी ये नीचे स्कीम्स दी गई हैं, इनमें से एक स्कीम है जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और CSWB के द्वारा लागू नहीं की जाती है। ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और CSWB के द्वारा ऑफर नहीं की जाती है। तो जो महिला मंडल स्कीम है ये ना ही डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है और ना ही CSWB के अंदर में आती है। तो बाकी जो 3 ये बची, फैमिली काउंसलिंग सेंटर, स्कीम ऑफ बालिका मंडल फॉर अडल्ट एंड गर्ल एंड आंगनवाड़ी, ये डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और CSWB के अंदर में आती हैं। नेक्स्ट है बैरियर टू कम्युनिकेशन इस, हम अगर कम्युनिकेशन बैरियर की बात करते हैं तो ये फियर हो गया, नॉइज़ हो गया, इन्वायरमेंटल फिजिकल बैरियर हो गए, ये सब आते हैं कम्युनिकेशन बैरियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 एलिमेंट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन आर डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग मॉडल। कौन से मॉडल में जो कम्युनिकेशन के 3 एलिमेंट के बारे में बात की गई है, तो जो अरिस्टोटल का मॉडल है इसमें इथॉस, लॉगोस, पैथोस या फिर हम बोल सकते हैं स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस, इसमें 3 एलिमेंट की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एम्फसाइजेस ऑन, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किस पे एम्फसाइज करता है। सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ पे ही एम्फसाइज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ रिफर्स टू, यहाँ पे 2 टर्म आते हैं, एक तो ग्रोथ एंड दूसरा डेवलपमेंट। अगर जब बात आती है ग्रोथ की तब ये होता है क्वांटिटेटिव चेंज, जहाँ बात आती है डेवलपमेंट की तो ये होता है क्वालिटेटिव चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूक, MOOC, तो मूक का फुल फॉर्म क्या है, तो मूक का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस इनोवेशन डिसीजन इनफॉर्मली इन अ सोशल सिस्टम इज टर्म्ड एज चेंज एजेंट। अगर आपको यहाँ पे कुछ और इसमें कुछ और आंसर लगता है तो वो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 79 नेक्स्ट इज फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ फोक थिएटर, इनमें से कौन सा फोक थिएटर नहीं है, मीन्स लोक, अगर हम लोक नृत्य की बात करें या लोक कला की बात करें तो इनमें से कौन सा एक है जो वो लोक कला नहीं है। ऑप्शंस क्या है, तमाशा, पोवाड़ा, सोप ऑपर्स या नौटंकी। तो जो सोप ओपेराज हैं ये फोक कला नहीं है, बाकी तमाशा है, पोवाड़ा है, नौटंकी है, ये फोक कला है। और आपसे जो क्वेश्चन एक पूछा गया था कि कैलोरी को मेज़र करने के लिए कौन सा टूल यूज़ किया जाता है, तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि कैलोरी को मेज़र करने के लिए कौन सा टूल यूज़ किया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी जानने वाले हैं जिन्होंने भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हो तो उनके साथ ही ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट है गुड कम्युनिकेशन रिक्वायर्स, अगर हम गुड कम्युनिकेशन की बात करें तो गुड कम्युनिकेशन रिक्वायर क्लैरिटी। रिपोर्टर कौन होता है, अ रिपोर्टर इज़ ऐसा पर्सन जो इंटरव्यू करता है, राइट करता है और पब्लिश करता है, तो ये होता है रिपोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन है, ऑब्जेक्टिव है, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है, इज़ नोन एज, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम। जहाँ पे एक्सटेंशन प्रोग्राम में ही तो हम देखते हैं कि कहाँ क्या सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसके अल्टरनेटिव्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये सब आता है एक्सटेंशन प्रोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समेटिव इवैल्यूएशन टेक प्लेसेस। अगर हम यहाँ पे टर्म देखो नाम से, समेटिव, समरी हम कब लिखते हैं, जब हमने पूरा चैप्टर, अगर कोई चैप्टर हम फाइनल कर रहे हैं, जब पूरा चैप्टर फाइनलाइज हो जाता है तो चैप्टर के लास्ट में हम समरी लिखते हैं। तो ऐसे ही समेटिव इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो बिल्कुल लास्ट में, एट द एंड में जो हम इवैल्यूएशन करते हैं उसको हम बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। साइकोमोटर डोमेन डील विद, जो अगर हम बात करते हैं साइकोमोटर डोमेन की, तो साइकोमोटर डोमेन जो है वो प्रैक्टिस स्किल पे बेस्ड होते हैं। तो ये साइकोमोटर डोमेन इज प्रैक्टिस स्किल। ये जो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी थ्योरी है उसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन के बारे में बात की है। जब यहाँ पे हम साइकोमोटर डोमेन की बात करते हैं तो ये आ जाता है प्रैक्टिकल स्किल। अ गुड एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड बी, अगर अच्छा एक्सटेंशन प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, अच्छा एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए
क्योंकि अच्छा कहीं पे अगर कोई एक्सटेंशन प्रोग्राम चल रहा है, बीच में उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो उसमें इतनी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि उसमें अगर कोई रॉ मटेरियल कम हो गया तो हम एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स पे स्विच कर सकें। मीन्स हमारे पास मल्टीपल अल्टरनेटिव्स होने चाहिए कि हम एक अल्टरनेटिव से दूसरे अल्टरनेटिव को यूज़ कर सकें। तो जो एक्सटेंशन प्रोग्राम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। इनमें से कौन जो है वो एक्सटेंशन एजुकेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो हमने पढ़ा है कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन होती है वो नीड बेस्ड एजुकेशन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। बट यहाँ पे बात कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन की। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन, तो ये स्कूल एजुकेशन आ जाता है। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन की, तो ये नीड बेस्ड होती है, फ्लेक्सिबल होती है और मल्टी डायमेंशनल होती है। तो ये स्कूल एजुकेशन जो है ये एक्सटेंशन एजुकेशन नहीं है। द सोशल रिलेशनशिप्स आर डायरेक्ट, फेस टू फेस एंड इनफॉर्मल। हम अगर सोशल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, और इनफॉर्मली तो क्या होता है, ये प्राइमरी ग्रुप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। इनमें से कौन सा एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रिंसिपल है। तो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की कि नीड एंड इंटरेस्ट, जो हम एक्सटेंशन एजुकेशन देते हैं वो लर्नर की नीड और इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है। जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन है, हम फील्ड पे जाके किसी फार्मर को हमें उसके क्रॉप के बारे में बताना है, तो उसकी जो नीड है, उसका जो इंटरेस्ट है, हमें उसके बारे में बताना पड़ेगा उसको। तो प्रिंसिपल ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट जो है ये एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज स्टूडेंट सेंट्रिक एंड मोस्ट इंटरेक्टिव। इनमें से कौन सा फॉलोइंग मेथड है जो वो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, मीन्स स्टूडेंट से रिलेटेड होता है, और स्टूडेंट उसमें जो है वो इंटरेक्टिव होते हैं। तो ये होता है ग्रुप डिस्कशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो जहाँ पे भी ग्रीन रेवोल्यूशन की बात आती है तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। तो HYVP ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। द पी वैल्यू ऑफ स्टैटिकल हाइपोथेसिस टेस्ट रेफर्स टू। हमने यहाँ पे बात की है स्टैटिकल हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस है तो प्रोबेबिलिटी होगी, तो पी वैल्यू मीन्स प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इनमें से कौन सा एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। जो विल्कॉक्सन टेस्ट जो है ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। बाकी बचे टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सभी पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की, व्हेन एवरी सब्जेक्ट हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन फॉर द स्टडी इज़ कॉल्ड। जहाँ पे हमें बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, जहाँ पे आप काउंट नहीं कर सकते हो और आपको सिर्फ गिन के 20 सैंपल सेलेक्ट करने हैं, तो इसमें से आप किसी को भी ऐसे 20 सैंपल सेलेक्ट कर लोगे, उसको आप बोलते हैं रैंडमाइजेशन सैंपल। और इसमें हर एक के जब तक आपके पूरे सैंपल कलेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आप सबके पास चांसेस होते हैं कि वो कोई भी सैंपल सेलेक्ट किया जा सकता है। तो मीन्स ऐसे चांसेस जहाँ पे हर किसी को मीन्स चांस होता है कि वो एज अ सैंपल सेलेक्ट किया जाए, इसको बोलते हैं रैंडमाइजेशन। सेम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हेन द पॉपुलेशन इज़ फाइनाइट। जब हमको पॉपुलेशन पता है कि पॉपुलेशन कितनी है, लाइक 1000 पीपल की पॉपुलेशन है, द आइडियल सैम्पलिंग मेथड इज। तब सैम्पलिंग मेथड क्या होगा, जब हमें पॉपुलेशन के बारे में नहीं पता था तब हमने रैंडम सैम्पलिंग यूज़ की। अब हमको पॉपुलेशन के बारे में पता है तब हम यूज़ करेंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। लाइक 1000 पीपल हैं हमारे पास, हमें इनमें से 20 को सेलेक्ट करना है, तो हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे कि फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया, 10th वाला सेलेक्ट किया, 20 नंबर वाला सेलेक्ट किया, 30 नंबर वाला सेलेक्ट किया, एक सिस्टम से हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो जो रिसर्च है उसका वेरिएबल्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इट इज़ नेसेसरी और पॉसिबल टू गेट इन्फॉर्म्ड कंटेंट व्हेन कैरिंग आउट रिसर्च ऑन यंग चिल्ड्रन। यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई रिसर्चर है वो यंग चिल्ड्रन पे रिसर्च कर रहा है तो वो उसको चाहिए कि वो उनको रिसर्च से पहले इन्फॉर्म करे। तो इसमें यहाँ पे दिया है कि यस और नो। इज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बोला है कि जो रिसर्चर अगर रिसर्च करने जा रहा है
तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपने जो भी जिन पे रिसर्च कर रहा है उनको इन्फॉर्म करे, तो ये गलत है। अगर आप कहीं रिसर्च करने जा रहे हो, आप जिस पे भी रिसर्च करने जा रहे हो, तो आप उनको इन्फॉर्म करोगे ना कि आप उनसे क्या डेटा कलेक्ट करना चाहते हो, आपकी रिसर्च है, आप उनको बेसिक बारे में बताओगे, उनके जो भी कुछ राइट्स हैं, आप नहीं चाहोगे कि ना उनके राइट्स एंड वेलफेयर जो भी हैं वो डिस्टर्ब हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेटर को है जो भी चिल्ड्रन को वो इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है, वो उनको पहले इन्फॉर्म करे कि हाँ इनको हमें इन्वेस्टिगेट करना है और क्या डेटा कलेक्ट करना है। ये थोड़े से जो क्वेश्चन होते हैं ये मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑफिशियल आंसर की जो आती है उसमें क्या आंसर देते हैं। वैसे तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च मीन्स। एक्शन रिसर्च, एक्शन मीन्स इमीडिएट, कुछ हम बोलते हैं ना कि कुछ काम करना है, कोई प्रॉब्लम है उस पर जस्ट एक्शन करना है, तो एक्शन मीन्स इमीडिएट सॉल्यूशन। कोई भी रिसर्च पे जहाँ पे भी हम इमीडिएट प्रॉब्लम पे काम करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द डेटा गेदर्ड थ्रू फील्ड वर्क मीन्स डेटा को कलेक्ट करना है फील्ड में जाके, तो ये कोई रिसर्चर है वो रिसर्च कर रहा है, उसको डेटा कलेक्ट करना है, तो वो रिसर्चर खुद जाके फील्ड में डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो ये हो जाता है प्राइमरी डेटा। अगर हम बात करें सेकेंडरी डेटा की, तो जो भी जर्नल्स प्रेजेंट हैं या जो सेंसस की बुक्स प्रेजेंट हैं या किसी और कोई और डेटा प्रेजेंट है वहाँ से डेटा कलेक्ट करना उसको हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं, और डायरेक्ट फील्ड में जाके डेटा कलेक्ट करना उसको हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्राइटेरिया फॉर अ गुड रिसर्च क्वेश्चन। कौन सा क्राइटेरिया जो है वो रिलेटेड है कि जो हम रिसर्च क्वेश्चन बना रहे हैं तो अच्छा रिसर्च क्वेश्चन बनना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, जो भी हम क्वेश्चन एयर बना रहे हैं वो हमारे रिसर्च और थ्योरी से रिलेटेड होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन एयर हमारे रिसर्च और थ्योरी से रिलेटेड होगा तो सिंपल सी बात है क्वेश्चन एयर जो है वो अच्छा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन। यहाँ पे हम बात करते हैं दो टर्म्स की, एक तो क्रॉस सेक्शनल, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। इसका बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि अगर हमको ह्यूमन लाइफ के हर एक स्टेज के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना हो, तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं पहले, तो लॉन्गिट्यूडनल जैसे नाम से ही क्लियर है, लॉन्ग मीन्स लॉन्ग टाइम के लिए होगी। तो हमें इन्फेंसी से लेके ओल्ड एज तक अगर सभी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना है, तो लॉन्गिट्यूडनल में जो इन्फेंसी में हमने 2 सैम्पल सेलेक्ट किए, तो इन्हीं 2 सैम्पल्स को हम जब ये इन्फेंसी स्टेज में थे तो इनको स्टडी किया, उसके बाद ये चाइल्डहुड में पहुँचे तब भी इन्हीं 2 को स्टडी किया, फिर एडल्ट एज में पहुँचे तब भी इनको ही स्टडी किया, उसके बाद ओल्ड एज में पहुँचे तब भी इनको ही स्टडी किया। मीन्स सेम सैम्पल थ्रू आउट लाइफ पूरे चल रहा है, उसी पे स्टडी हो रही है, मीन्स ये लॉन्गिट्यूडनल है, सेम सैम्पल को पूरी लाइफ टाइम तक स्टडी करना। अब हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी की। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में भी हमें ह्यूमन जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है, बट हमारे पास क्या टाइम है 6 मंथ का। अब हम 6 मंथ का हमारे पास टाइम है, तो हम इन्फेंसी स्टेज के 2 सैंपल सेलेक्ट करेंगे, चाइल्डहुड जो एज है उसके 2 सैंपल सेलेक्ट करेंगे, एडल्ट 2 सैंपल सेलेक्ट करेंगे और ओल्ड एज के हम 2 सैंपल सेलेक्ट करेंगे, और इनको हम 6 मंथ तक स्टडी करेंगे। उसके बाद इसका हम रिजल्ट बना देंगे। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल स्टडी, मीन्स हर एक स्टेज से सैंपल्स कलेक्ट करना और उनको एक साथ स्टडी करना। लॉन्गिट्यूडनल में मीन्स हर एक स्टेज को अलग अलग टाइम पे और सेम सैंपल को स्टडी करना, वो लॉन्ग हो जाता है। तो अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शनल स्टडी को, तो क्रॉस सेक्शनल डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द मोर देन 1 केसेस एट 1 मोमेंट इन 1 टाइम। तो आपसे क्वेश्चन था कि जो कैलोरी मेज़र करने वाला कौन सा इक्विपमेंट है जो कैलोरी मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आपके नॉलेज में जिसने भी महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड ये स्टेट एंट्रेंस टेस्ट दिया हो तो उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।